ओके गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, इंटरेक्टिव होकर पढ़ते हैं। करेक्ट। लिखा क्या है देखो, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ये साड़ी पहन के ये आंटी क्या कर रही है? मैम वो प्रोटेस्ट कर रही है प्रोटेस्ट। कि उनको राइट्स मिलने चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो यू मे बी फेमिलियर विद सम लॉज। आपको कुछ लॉज के बारे में पता होगा, जैसे 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं कर सकते। करेक्ट। 18 अबव ही मेजर माना जाता है। फिर द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, एक एज जिस पर आप वोट कर सकते हैं वो भी 18 है। और आपको जैसे प्रॉपर्टी कैसे खरीदेंगे बेचेंगे, ट्रैफिक के लॉज हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपको वो पता है कि जो एक नियम कायदे से ही चलती है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे, तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना। जो नहीं फॉलो करेगा उनको पेनाल्टी किया जाएगा या फिर बैन कर दिया जाएगा उनके कॉलेज को। ठीक है। वी नाउ नो द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। सबको ये बात पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है बेटा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फंक्शंस में हमने ये चीज पढ़ी है दैट पार्लियामेंट का काम होता है लॉज को बनाना। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्या ये लॉ सबके लिए लगते हैं? यस मैम। यस, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में बिलीव करता है बेटा? इक्वालिटी में। कि अभी आप रेस, पर्टिकुलर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इन सब के बेसिस पर कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अगर किसी के लिए कोई लॉ वैलिड है तो वो दूसरे के लिए भी इक्वली वैलिड है। करेक्ट। तो इसीलिए, और इसके इसके अलावा कभी कभी कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हमें अनफेयर या कंट्रोवर्शियल लगते हैं। करेक्ट। जैसे अभी फार्मर बिल है जिस पर फार्मर लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्यूज पर आता रहता है। हैव यू सीन इट? यस मैम, हुआ था बहुत। ओके, खुशी ने देखा है। जय, व्हाट डू यू नो अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट? मैम मैंने नहीं देखा। बदमाश बिगड़ैल बच्चे। मैम उसमें मेरे को इतना समझ में आया कि लाइक उनसे मैम लैंड मैंने देखा है। टैक्स ज्यादा इतना करते हैं। इतना तो पता होना चाहिए कि कोई लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है जो फार्मर्स को लगता है कि उनके लिए सही नहीं है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यस मैम, मैम उनके मैम फार्मिंग पे मैम एक लॉ बना था। करेक्ट। लॉ के हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज यू आर टू टाइनी टू अंडरस्टैंड दैट। बट फार्मर्स के लिए कोई लॉ बनाया जो कि फार्मर कम्युनिटी को नहीं समझ आया, तो व्हाट दे विल डू प्रोटेस्ट। तो ये आंटी वही कर रही है। करेक्ट। यानी यस लॉ। मैम, मैम एक बार करा था मैम, मैम कुर्सी पे बैठ के मैम पुलिस वाले को इग्नोर कर रहे थे। ओके। तो यानी ऐसा नहीं है कि किसी पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है उसने कोई लॉ बनाया तो वो एब्सोल्यूट हो गया, क्या? नहीं। अगर लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जनता उसको, सिटीजन उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो व्हाट दे कैन डू? दे कैन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। कैन यू प्रोटेस्ट इन माय क्लास? नो, देयर इज नो डेमोक्रेसी हियर। यस मैम। यहाँ ये मोनार्की का सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे जो मैं बोलूंगी वही होगा। लेकिन आप मैम आप बहुत फास्ट। क्या हुआ बेटा? मैम बीच में आपने बहुत ज्यादा ही फास्ट में बोला। मैम ऐसा लगा था मैम, मैम स्पीड को मैम *3 कर दिया और फास्ट फॉरवर्ड यस कर मैम। दिया। ओके, चलो कहाँ तक सुना फिर से बताती हूँ। अरे ये तो बताओगे कहाँ तक सुना है? मैम ये क्या, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ मोनार्की और आपका ही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें कोई लॉ नहीं पसंद आता है तो व्हाट वी कैन डू। अगर हमें लगता है कि कोई लॉ हमारे लिए अनफेयर है तो क्या हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं? यस मैम। कर यस सकते मैम। हैं। ओके, यही मेन पॉइंट है। अब उसके बाद क्या सारे जो लॉ है वो अप्लाई टू ऑल होते हैं? बताओ इसका आंसर। डू यस लॉज अप्लाई टू ऑल? मैम मैम ऑल सिटीजन के लिए मैम लॉ सारे अप्लाइड होते हैं मैम, किसी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई से भी लॉ का। ओके, सो लॉ, ये देखो ये लाइन सेकेंड पैराग्राफ का, ये लाइन है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स। कैन यू सी इट? यस मैम। Just a second, my pen is not working. Okay guys, just wait a minute. So
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का लिख रहे, लॉ का डेफिनेशन लिख लिया है हमने, करेक्ट? Yes, लॉज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री। फिर क्या लिखा है नीचे? ma'am. In India there is equality of law. फिर full stop. Indian constitution does not discriminate between persons on the basis of religion, caste, gender, मैम रिटन religion, caste, gender, full stop. All the laws of the country are equally applied to all citizens. All the laws of the country are equally applied to all the citizens. ठीक है? all the laws of the country are equally applied to all citizens. ma'am, done. ठीक है, आप बैठ के आगे। अब मुझे इतना नोट कर लिया, अब सुनो। क्या हमें ये पता है कि क्या ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पहले यानी 1947 के पहले क्या हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं होता था? मैम नहीं। Ma'am, laws, ma'am, rules. मैम नहीं। होता था मैम, बट हम अपने खुद के नहीं रख सकते। खुद के नहीं रख सकते थे? आई मीन अच्छा, मतलब मैम ब्रिटिशर्स मैम रखते थे मैम हम लोग। करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से पहले ब्रिटिशर्स जो लॉ बनाते थे हमें उस पे चलना पड़ता था, और उसके भी पहले जब मुगल्स थे तब मैम तब मुगल्स के रूल्स पर मैम वही डिसाइड मैम करते अलग थे। अलग मैम जो जितने भी एम्परर्स हैं हमारे ऊपर रूल करे मैम उनके ओन लॉज से हमें चलना था। एंड मैम हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मोनार्की थे ना, तो और उसके भी और पहले चले जाओ, जब सब लोग अलग अलग ट्राइब्स में रहते थे तो क्या सबके हर एक ट्राइब के अपने अलग अलग लोकल लॉज होते थे? यस यस जो मैम। Yes, ma'am. मैम मैम हर किसी के अलग अलग रूल्स होते हैं मैम, चाहे वो कोई सी भी जगह पे रहता हो। वेरी गुड, तुम्हें सब पता है। तो यही बात है, एंशियंट इंडिया में कोई भी एक नॉर्मल, जैसे आज इंडिया में एक ही लॉ वैलिड है, करेक्ट? आधार एक ही लॉ है, मैंडेटरी होना चाहिए, पूरे इंडिया में लगता है। लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करें तो इनन्यूमरेबल यानी इतने ज्यादा लॉज होते थे, और वो भी लोकल लोकल। उड़ीसा में कोई लॉ चल रहा है क्या? नहीं। हैदराबाद में कोई और लॉ चल रहा है, क्योंकि दोनों जगह के रूलर्स अलग है, दोनों जगह अलग अलग किंग बैठे हुए हैं, करेक्ट? उसके ऊपर से हर जगह अलग अलग कम्युनिटीज रहती थी। पहले टाइम में देखो तो तमिलियंस तो आज भी तमिलनाडु में ही रहते हैं, पहले भी रहते रहे होंगे, लेकिन अब वो इंडिया के लॉ को फॉलो करते हैं। बट बहुत टाइम पहले तो उनके अपने लोकल लॉज होते होंगे, उनके अपने अलग गॉड्स, अपना अलग कल्चर, करेक्ट? तो सिमिलरली उनकी पनिशमेंट्स भी तो अलग होती होंगी, है कि नहीं? यस उसी तरह रिलीजन्स में भी ऐसा होता है बेटा। एक किसी चीज को करने के लिए हिंदू लॉज में हिंदू शास्त्र है, दंड शास्त्र है, जो हमारा जो बताता है कि क्या क्या दंड दिया जाना चाहिए। किसने अपरिचित मूवी देखी? अपरिचित मूवी में दिखाया है उन्होंने कि गरुड़ पुराण है, उसमें जो हमारा हिंदूज का जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो हमारा कल्चरल टेक्स्ट बुक है, अभी तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का ये मॉडर्न वर्जन है लॉज का, पर जो हमारी रिलीजन की बुक है उसमें बहुत सारे हैं कि कैसे गरम तेल की कढ़ाई में पकाना है, कैसे कीड़ों से कटवाना है, समझ गए? तो यानी कि पनिशमेंट्स भी सब रिलीजन्स की अलग अलग होती थी, करेक्ट? तो हिंदूज का पनिशमेंट अलग है, मुस्लिम्स का पनिशमेंट अलग है, उसी तरह क्रिश्चियंस का पनिशमेंट अलग है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों कम्युनिटीज में लोगों ने सेम क्राइम किया। फॉर एग्जाम्पल, एक इस कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी में जिसने चोरी किया और सेम चोरी किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने किया, लेकिन दोनों को अलग अलग पनिशमेंट मिलता था, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से लोकल पनिशमेंट देते थे। मैम ड्यू टू मैम कॉन्स्टिट्यूशन लॉज मैम, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में एक का पनिशमेंट का रूल अलग था, दूसरे का पनिशमेंट का ट्रीटमेंट अलग था। ये क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि अगर दो अलग अलग किंगडम हैं
अभी तो सब लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, करेक्ट। बट जब बहुत टाइम पहले जब इंडिया में ढेर सारे किंग रहते थे, ढेर सारे स्टेट्स किंगडम्स होती थी, तो हर एक किंग का अपना अलग लॉ था पनिशमेंट देने का, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अकबर जिस तरह से पनिशमेंट देता था उस तरह से पनिशमेंट महाराणा प्रताप नहीं देते होंगे, है कि नहीं। तो जो दोनों के राज्य में किसी ने कोई कोई गलती किया तो अकबर अलग पनिशमेंट देगा और उसके लिए महाराणा प्रताप अलग पनिशमेंट देंगे, उसी क्राइम के लिए शिवाजी अलग पनिशमेंट देंगे, करेक्ट। तो बहुत बार ऐसा होता था कि सेम क्राइम पे भी लोगों को अलग अलग पनिशमेंट मिल जाती थी। दूसरा एक और चीज होती थी पुराने जमाने में बेटा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम होता था, करेक्ट। ब्राह्मण्स को, क्षत्रिय को, क्षत्रिय जो कम्युनिटी है ना, 4 कम्युनिटीज, 4 वर्णा, आपको नाम पता है 4 वर्णास का? इस मैम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ओके, स्पीड फास्ट तो नहीं है मेरी? नो मैम, ओके। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 लोग, 4 कम्युनिटीज थे। अब पुराने जमाने में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, ये 2 कम्युनिटी को क्या माना जाता था? ऊपर माना जाता था। मतलब इनको माना जाता था कि ये इनका पोजीशन ज्यादा है, इनका स्टेटस ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई गलती किया तो उस काम के लिए पनिशमेंट ब्राह्मण्स को नहीं मिलता था। अगर ब्राह्मण के किसी ब्राह्मण ने गलती किया तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलता था। वहीं पर अगर छोटी कम्युनिटी का किसी इंसान ने गलती किया तो उसको पनिशमेंट मिलता था। तो ये भी कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, करेक्ट। जो मैंने अभी अभी लिखाया है कि आज की डेट में हमारे इंडिया में इक्वालिटी ऑफ लॉ है, यानी लॉ बराबर है सबके लिए। आप किसी भी रेस के हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट के हो, लॉ आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर आपने सेम क्राइम किया है तो सेम पनिशमेंट मिलेगी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों ने चोरी की, किसी भी कम्युनिटी से हो, चोरी का जो पनिशमेंट लिखा हुआ है इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी में, वही मिलेगा, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में अगर आप हिंदू हो के ब्राह्मण हैं और अगर आप शूद्र हैं तो फिर शूद्र को तो गला कटवा देते थे उनका, या उनको निकाल देते थे कम्युनिटी से बाहर, है कि नहीं। बिहेडिंग होती थी बहुत ज्यादा, या फिर उनको जीवन भर के लिए बॉन्डेड लेबर बना दिया कि अब से तुम जिंदगी भर तक मेरे गुलाम रहोगे। ऐसे सीवियर पनिशमेंट देते थे। और वहीं पर जो हाई कास्ट लोग होते थे उनको जाने देते थे। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन होता था? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, चलो तब तो बहुत जल्दी समझ गए। तो ये बात है, याद रखना कि आज जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वालिटी ऑफ लॉ है, बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में अलग अलग वर्णास की अलग अलग वैल्यू थी, तो इसीलिए जो ऊंचे माने जाते थे उनको कम पनिशमेंट दिया जाता था, जो नीचे माने जाते थे उन्हें ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ, तो हम तो बहुत टाइम से ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं कि ब्राह्मण्स को कम पनिशमेंट, शूद्र को ज्यादा पनिशमेंट। तो फिर हमारे यहाँ ये इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ लाया कौन? मैम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि वो भी जो थे वो लो कास्ट के थे और उनको लगता था कि ये गलत है। पर उससे भी पहले कौन लाया? मैम उससे मैम पहले राम प्रकाश वाल्मीकि। नो, राम प्रकाश वाल्मीकि वाज द पर्सन जिसके साथ बुरा हुआ है। व्हाट आर यू सेइंग? कौन लाया रूल ऑफ लॉ? तो ऐसा माना जाता है बेटा कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ यानी लॉ की चलेगी, ऐसे अपने हिसाब से नहीं बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण को ज्यादा कम पनिशमेंट और दूसरे को कम। ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स लाए इंडिया में रूल ऑफ लॉ, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को डिनाई भी करते हैं, बट मेजर यही है कि ब्रिटिशर्स इस लॉ को लाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो ये है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ये एक्ट कब लाए वो? जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई उनको क्रिटिसाइज करने के लिए न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छाप देता था, कोई उनकी बुराई करता था, तो वो उसका प्रेस जब्त कर लेते, प्रेस जब्त कर लेते थे, सेंसरशिप लगा देते थे, या फिर उसको वो कैसा डिक्लेयर कर देते थे, गद्दार, देशद्रोही। तो ये सारे लॉ वो लेकर के आए, समझ गए। तो जो सेडिशन का मतलब क्या होता है? सेडिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्ट जो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट करे, जो आप ऐसा माना जाए कि आप गद्दारी कर रहे हैं, आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जो भी करंटली पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल मैं हूं जो पूरी कंट्री रन कर रही हूँ, अगर आप मेरे खिलाफ बार बार चीजें बोल रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप लोगों को भड़का रहे हैं ताकि वो लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएं। तो इसको सेडिशन बोलते हैं, समझ गए। तो ब्रिटिशर्स जो कि बहुत गलत गलत चीजें हमारे साथ करते थे, तो हमारे इंडियंस जो थे, जो नेशनलिस्ट, नेशनल लीडर्स थे हमारे, वो उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें पेपर में छापते थे, बहुत स्पीचेस वगैरह देते थे उनके अगेंस्ट, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लगाया हुआ था, सेडिशन एक्ट, एक्ट ऑफ 1870, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू
ये सेडिशन का डेफिनेशन लिखा हुआ था, ऐसा लिखा था कि कोई भी इंसान, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई भी इंसान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करेगा या उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेगा, उसको तुरंत का तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट इवन ट्रायल। उसको अरेस्ट यानी उसको जेल में पहुंचा देंगे और उसको जज के सामने नहीं ले जाएंगे, ठीक है। जज के सामने ले जाने से क्या फायदा होता है? मैम वो अपने आप अपनी पॉइंट को रखने के लिए प्रूफ रखते हैं, जिससे क्या पता कि वो बच जाए। करेक्ट। जब भी हमें अरेस्ट किया जाता है तो वो हमेशा शक के बिना पर किया जाता है। पुलिस को ये राइट नहीं है कि वो किसी को क्रिमिनल करार दे दे। पुलिस किसी को जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चोरी हुआ, यू विल फाइल अ कंप्लेंट, यू विल, अभी आपको क्लियरली तो पता नहीं, अगर क्लियरली भी पता है तो भी पुलिस आपकी बात क्यों माने? तो आप बोलोगे कि इस इंसान ने मेरे घर में चोरी की, तो पुलिस बोलेगी कि इसके खिलाफ सबूत है, शक है हमको, तो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद पुलिस को क्या करना होगा? उसको जज के सामने ले जाना पड़ेगा। जज के सामने जज फैसला करेगा, दोनों तरफ की बातें सुनेगा। जज को जब लगेगा कि नहीं इसने चोरी किया होगा तो जज पनिशमेंट देगा। अगर जज को लगेगा कि नहीं ये चोरी नहीं कर सकता तो जज पनिशमेंट नहीं देगा। तो ये तो एक फेयर प्रोसीजर है, करेक्ट। किसी निर्दोष को सजा ना मिले, है कि नहीं? किसी ने क्राइम नहीं किया तब भी सजा दे दी। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम ऐसा नहीं था। सेडेशन एक्ट के चलते अगर उन्हें डाउट हो गया कि तुम उनके खिलाफ कोई बात बोल रहे हो, तो तुम्हारा ट्रायल नहीं होगा, विदाउट ड्रू ट्रायल। तुमको ले नहीं जाएंगे कोर्ट, कहाँ ले जाएंगे? सीधा मैम सीधा पनिशमेंट सीधा जेल में ले जाएंगे। यानी तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है कि तुम ये प्रूव कर सको कि तुमने वो क्राइम नहीं किया। अगर उन्होंने मान लिया तो तुमने किया है, ठीक है। तो अब रूल ऑफ लॉ लॉ डालो हेडिंग और आगे लिखो रूल ऑफ लॉ। अगर पूछेंगे व्हाट इज रूल ऑफ लॉ तो इसका आंसर ये है, ठीक है। It is believed that rule of law it is believed that rule of law was introduced in India by Britishers. It is believed that rule of law was introduced in India by Britishers. ठीक है। Example, Sedition Act of 1870। सेडिशन एक्ट, ये सामने ब्लू से लिखा है, मैंने अंडरलाइन भी किया है। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 एग्जाम्पल है, ठीक है। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 का मतलब क्या है? मैम उस टाइम पे बहुत लोगों ने कहा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अनफेयर है और इसीलिए अब एग्जाम्पल में रूल ऑफ लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर्स ने। कैसे प्रूफ करेंगे? एग्जाम्पल है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वो लाए थे। इसके अंदर भी सेडिशन एक्ट के अंदर डबल ब्रैकेट्स में लिख लो, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग any person protesting or criticizing British government could be arrested without trial. Any person protesting or criticizing British government could be arrested without trial. ठीक है। ये देखो प्रोटेस्ट का नतीजा, जलियांवाला बाग कांड, दिख रहा है? ये ओपन फायरिंग कर रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं। विदाउट any person protesting or criticizing British government could be arrested without trial. ठीक है। हम एक्चुअली कोई पार्क भी है जिसमें मैम मम्मा बताई थी, मैं
थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर वो आए और सबको मार बता रही हूँ, ठीक है, लिख लिया इतना। दिया। यस मैम। अब आगे सुनो। तो इसमें एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, इंसिडेंट बताती हूँ 1919 का। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ये लॉ लेके आए थे 1870 में कि अभी अगर आपको ऐसा उन्होंने कहीं बोलते पा लिया या उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपका ट्रायल भी नहीं होगा एंड आपको पनिशमेंट मिलेगा, करेक्ट। बट थोड़े टाइम के बाद 80-70 से 1900 के टाइम्स तक चीजें थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होती रही। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लगे, वो ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करने लगे कि आपका ये अथॉरिटी तो एकदम गलत है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम तो आपकी पॉलिसी क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमारे नेशनल लीडर्स चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी में थोड़ा चेंज आ जाए। तो वर्ल्ड वॉर 1 की बात है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स एक तरफ थे, जर्मनी उनके दूसरी तरफ था, ब्रिटिशर्स फ्रांस इटली एक तरफ थे, और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ थे। तो अब हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटिशर्स एक लॉ लेके आए इंडिया में, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट, क्योंकि वर्ल्ड के टाइम ब्रिटिशर्स बहुत कमजोर हो गए थे, तो वो ये डर रहे थे कि कहीं इंडिया में ये लोग ज्यादा प्रोटेस्ट करके हमको यहाँ से भगाने की कोशिश ना करें। तो उन्होंने फिर से एक लॉ बनाया और उस लॉ में इन्होंने ये बोला कि अब अगर किसी को हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ बोलते पा गए, या फिर हमने ये पकड़ लिया कि कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोल रहा है या आप कोई धरना प्रदर्शन सड़कों पर हमारे अगेंस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आपका अगेन आपको 2 साल की सजा हो जाएगी, आपको जज के सामने भी नहीं ले जाया जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से ये किया, ठीक। अब हुआ क्या उसके बाद ब्रिटिशर्स, महात्मा गांधी को जब ये बात पता चली कि ब्रिटिशर्स रॉलेट एक्ट लेके आए हैं कि बिना ट्रायल के 2 साल के लिए अंदर हो जाएंगे, तो बहुत गुस्सा आई लोगों को, क्योंकि हमारे लीडर्स सड़कों पर क्रिटिसाइज करते थे, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलते थे, जैसे इस वक्त फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो बेसिक है, यानी आप कोई गलत चीज कर रहे हैं और आप हमने हमसे बोलने का भी अधिकार छीन लिया, आप हमारे साथ अत्याचार करें और हम कह भी नहीं सकते, अगर हम सड़क पे निकल के कहेंगे तो आप हमें अरेस्ट कर लेंगे, यही तो बोल रहे थे वो कि अब आप कुछ भी बोल दिया अगर हमारे अगेंस्ट, तो हम आपको अंदर कर देंगे। तो उन्होंने, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। तो 13 अप्रैल का दिन था, 1919 ईयर था, 13 अप्रैल। पंजाब में अमृतसर में एक बाग है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। उस बाग में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और वो लोग, बैसाखी का मेला चल रहा था, तो कुछ लोग मेला देखने आए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां बैठकर, ठीक है, कि गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ने कुछ किसी को अरेस्ट कर लिया था, वो गलत था, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे हुआ क्या कि उनके एक जनरल थे, उनका नाम था जनरल डायर। वो आए अपने बहुत सारे सैनिकों को लेकर के जलियांवाला बाग में। सो यू कैन सी दिस इज द जलियांवाला बाग, दिस इज द एंट्रेंस जहां पर से जनरल डायर ये खड़े हुए हैं। और इन्होंने फिर अपने सैनिकों को बोला कि आप ओपन फायरिंग कर दो। तो ओपन फायरिंग में हजारों लोग मर गए जलियांवाला बाग में, ठीक है। और जलियांवाला बाग में लोग भाग भी नहीं पाए क्योंकि इसमें एक ही गेट था और उस गेट को ब्लॉक कर दिया था जनरल डायर ने। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स कितने क्रूअल थे, कि उन्होंने एक ऐसा लॉ लाया जो कि इतना क्रूअल लॉ था, करेक्ट, कि अगर आपने अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ भी बोला तो हम आपको सीधा जेल ही भेज देंगे, और अगर आप उसका प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर वो इस तरह की हरकत करेंगे। तो इस वाले जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, वो पूरा वर्ल्ड में एक तरह से सबसे ज्यादा बदनाम इंसिडेंट है। क्यों? क्योंकि इतना बुरी तरह से किसी दूसरी कंट्री में जाके वहां के लोगों को मारना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, करेक्ट। तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, गांधी जी भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि हमारी कंट्री में आके हमारे लोग को इस तरह से ये मार रहे हैं। और फिर उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, जो हमें अभी पढ़ना नहीं है, बट मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से ब्रिटिशर्स कैसे कैसे लॉ लाते थे, ठीक है। तो उनके लॉज को अगर नहीं फॉलो करो तो क्या पनिशमेंट होती थी, आपने देख लिया है ना। या तो अब हमें ये समझ आया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो जो भी इंसान पावर में होता है वो ऐसी ही हरकतें करता है जो हमने जलियांवाला बाग में भी देखा, करेक्ट। क्योंकि अभी तो लॉ है, तो लॉ से सबको डर लगता है कि अगर हम लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सजा दे देगा। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे, कोई लॉज ना रहे, अच्छे लॉज जो सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, तो ये लोग तो यही हरकतें शुरू कर देंगे। अभी तो हमको फंडामेंटल राइट मिला है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने मन की बात कह सकते हैं।
तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज भी वही चीज चल रही होती, मे बी प्रेजेंट गवर्नमेंट यही कहती कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हम भी आपको जेल के अंदर बंद कर देंगे। क्यों, क्या पॉसिबल नहीं था? पॉसिबल तो है। तो ये हमें लॉस का इंपॉर्टेंस दिखाता है। तो आज का आपका काम ये है दैट यू हैव टू राइट डाउन जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। ठीक है, दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ लिया है कि लॉ की क्या जरूरत है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए लॉ कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन लिख लो कि इन व्हाट वेज डज सेडिशन एक्ट वाज कॉन्ट्राडिक्ट टू रूल ऑफ लॉ। सेडिशन एक्ट क्यों खराब लॉ था, इसका भी दे दोगे आंसर। सेडिशन एक्ट क्यों खराब लॉ था, पता है? क्योंकि विदाउट ट्रायल किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, करेक्ट? यस मैम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दो चीजें हमने लिख ली है, नए लॉ कैसे बनते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।